हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो हालात हैं करप्शन से रिलेटेड। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें कुछ एकेडमिक्स की बात करी थी, तो लिहाजा इट इज़ द पार्ट 2 ऑफ द सीरीज़। करप्शन का मामला जब डिस्कस करना है तो लोग अक्सर यही कहते हैं कि भाई इसे पब्लिक में ना लाइए, इससे बदनामगी होती है, जो कि बहुत गलत है। ये बदनामी से बचने का हाल ये हुआ कि हालात बद से बदतर होते गए, कोई रिफॉर्म नहीं हो पाया। तो इसमें वाइस चांसलर्स के ऊपर जिम्मेदारी डाल देना या कह देना कि वाइस चांसलर्स हैं, ये गलत है। बेसिकली फॉर दैट हम सब लोग जो भी टीचिंग या नॉन टीचिंग या यूनिवर्सिटी के वेल विशर्स हो कॉल्ड, सभी उसमें इन्वॉल्व हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम प्रॉक्टर ऑफिस। कोई मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी या लड़ाई नहीं है, लेकिन सही बात तो कहनी पड़ेगी, कड़वी बात। प्रॉक्टर ऑफिस में जो मैंने मालूमात की कि 800 से 1000 के बीच स्टाफ है, और इस स्टाफ, एक तो ये कि 800 से 1000 स्टाफ की क्या वाकई ज़रूरत है? क्या ये कोई लॉ एंड ऑर्डर या किसी उसमें यूनिवर्सिटी को या इवन सिक्योरिटी के मामले में कोई मदद कर पाते हैं? जब लड़कों का कोई हंगामा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, उसमें ये कुछ नहीं कर पाते। जब लड़के एक एक महीने तक यूनिवर्सिटी गेट को बंद करके वहाँ धरना पे बैठ जाते हैं, तो उसमें ये कोई इंटरवेंशन इनका नहीं होता, बल्कि उन्हें सबको पानी पिलाना, कुर्सी देना, ये सब उनकी मदद के लिए बैठ जाते हैं। यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर जो चोरी हो, आपस में बच्चों में झगड़े हों, मर्डर तक हों, उसमें इनका कोई रोल नहीं है। तो आखिर इतना स्टाफ किस लिए रखा हुआ है? आप ये कर सकते हैं कि सिर्फ 1000 स्टाफ की जगह 400 लोग रखें। 100 ऑन डेपुटेशन फ्रॉम आउटसाइड एजेंसी से, जो रिटायर्ड मिलिट्री और पुलिस के लोग हैं, उन्हें ले लें। देखिए हो क्या रहा है। सबसे पहली जो शिकायत है, जो अखबार में भी अभी छपी है 2-4 दिन पहले, वो है एएमयू के वाहनों से मंगवा रहे हैं सब्जी और बच्चों को छुड़वा रहे हैं स्कूल। ये हेडिंग है अमर उजाला का कि एएमयू के वाहनों से मंगवा रहे हैं सब्जी और बच्चों को छुड़वा रहे हैं स्कूल। ये अखबार में भी आ गया, लोग देख रहे हैं। और मैं भी कभी कभी ख़ास तौर से जब मेडिकल कॉलेज कैंपस में जाता हूँ, जो रेजिडेंशियल कैंपस है, तो सुबह अगर 7-8 बजे आप जाइए तो 8-10 यूनिवर्सिटी की व्हीकल्स वहाँ घूमती मिलेंगी, जो बच्चों को घरों से लेकर के स्कूल में छोड़ती हैं, और लोगों का सामान लाना पहुँचाना, रेलवे स्टेशन से उनके गेस्ट आ रहे हों या बाहर से मेहमान, उन्हें घुमाना। क्या ये अलाउड है? क्या टीचर्स इसके लिए एंटाइटल्ड हैं? क्या असिस्टेंट प्रॉक्टर या डिप्टी प्रॉक्टर या प्रॉक्टर आप इसलिए बनते हैं? तो देखिए अखबार में आ गई, और वैसे रोज़ाना लोग देख रहे हैं। टीचर्स में भी, अमंग टीचर्स जो कुलीग्स हैं उनके, असिस्टेंट प्रॉक्टर, प्रॉक्टर, डिप्टी प्रॉक्टर के, उनके अंदर भी एक अंदर बहुत अनईजीनेस है कि ये सब क्या हो रहा है। दूसरी बात, वो भी टीचर्स, ये भी टीचर्स, एक के लिए कोई सुविधा नहीं और दूसरे के लिए सब कुछ।
तो ये पार्ट ऑफ बिग करप्शन भी है, क्योंकि पेट्रोल भी लगता है, गाड़ी घिसती भी है, और ये सब चल रहा है बगैर किसी चेक के। अब आइए आगे। जो प्रॉक्टर ऑफिस में जो सोकाल हम उन्हें बुल्स कहते हैं और दूसरी भी पोजीशन के लोग हैं, आपने क्या कर रखा है? सिक्योरिटी गार्ड जो है सिर्फ वाइस चांसलर या प्रो वाइस चांसलर, मैक्सिमम अप टू द रजिस्ट्रार अलाउड है कि दो आदमी 6 आवर 8 आवर से आप रखें। हो क्या रहा है? फाइनेंस ऑफिसर, मैं जानता हूँ जो आजकल के फाइनेंस ऑफिसर हैं, उन्होंने तो एज ए प्रॉक्टर भी और एज ए अब भी कोई मिस यूज ऑफ पावर नहीं किया है। प्रॉक्टर ऑफिस में भी अपनी जेब से वो चेका या खाना होता था अगर देर से तो अपनी जेब से देते थे, जिनका नाम है मोहसिन खां और आज फाइनेंस। लेकिन इससे पहले मुझे मालूम है, मैं कभी कभी जो इससे पहले फाइनेंस ऑफिसर थे उनके घर के पास जाता था, और उससे पहले भी 4 आदमी 8 आवरली दरवाजे पे बैठते थे, और साहब जब आते थे गाड़ी से तब तक नहीं उतरते थे जब तक कि 2 आदमी खड़े होकर के गेट खोले ना, उनका बैग ना हाथ में ले और उन्हें अंदर तक पहुंचा के। और बाई चांस अगर किसी दिन छुट्टी हुई या कोई नहीं आया किसी वजह से, तो वो फिर अपनी गाड़ी तो क्या, वो स्कूटर से बच्चों को छोड़ने जाते थे। ये हमारे लिए भी। देखिए, टीचर्स आर नोट, टीचर्स के पास कोई चपरासी या इस तरह की फैसिलिटी नहीं होती जो कि आईएएस या जुडिशरी में लोगों को होती है। उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है, हम लोगों को तो नहीं देती। लिहाजा हम ऐसा काम क्यों करते हैं जो हम बाद में अपनी ज़िंदगी में अफोर्ड ना कर पाए? हम 1500-2000 का काम में काम करने वाली घर में तो रख नहीं पाते, और वहाँ से हम 4 आदमी 8 आवरली 12 आदमी जिनकी तनख्वाह अगर लगाइए, अगर वो परमानेंट स्टाफ है तो एवरेज सैलरी 40,000 रुपया पर मंथ है बुल की, और अगर वो डेली वेजर भी है तो उसकी भी 18,000 के आसपास है। तो क्या जायज़ है? मेरे पड़ोस में एक बड़े अल्लाह वाले, बहुत बड़ी दाढ़ी भी थी, नमाज भी 5 की बजाय 8 वक्त की पढ़ते थे, शायद प्रॉक्टर हुए। उनके गेट पर के ऊपर भी 4 आदमी 8 आवरली बैठते थे बाहर, और सर्दियों में रात भर वो आग जलाते, चूँकि बाहर बैठे हैं बेचारे, सर्दी लग रही है। तो क्या ज़रूरत है? क्या उनके ऊपर कोई आफत आ जाएगी, कोई उनका अटैक कर देगा? और जब प्रॉक्टर नहीं रहेंगे तब क्या होगा सर? वैसे ही आप जाइए कि प्रॉक्टर ऑफिस में अगर आप अंदर जाएं तो वहाँ वही हो रहा है जो पुलिस में हो रहा है। पुलिस में तो एक सिपाही को इतनी पावर है कि ही कैन शूट यू, और उसे चीफ मिनिस्टर तक बचाएगा। उसके पास लाइसेंस है कि अगर आप गलत है वो गोली चला दे तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपको तो ये पावर है नहीं। तो आखिर आप जब ये पावर नहीं, आप कुछ कर नहीं सकते, तो इतने लोगों की ज़रूरत कहाँ है? लेकिन हो यही रहा है कि आप 6 महीने का अपॉइंटमेंट करते हैं, उसमें लेन देन होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारे एक छोटे भाई कुछ दिन प्रॉक्टर रहे, उन्होंने मुझसे बताया कि पर डे कलेक्शन जो है साइकिल स्टैंड से, कार एंट्री जो होती है मेडिकल कॉलेज में उससे, 3 व्हीलर जाते हैं उनसे, प्लस कुछ जो अपना खोचे वोचे लगाते हैं कैंपस में उनसे। कल के अब से ये 7, 8, 10 साल पहली बात है कि कलेक्शन उस वक्त 75,000 रुपीज़ पर डे के करीब था। कि जब मैं प्रॉक्टर हुआ और शाम को मेरे पास लेके आए पैसा, वो मैंने कहा साहब इसका क्या करें? मैंने कहा जो करते थे बैंक में जमा होगा। अब तक क्या करते थे कि साहब 5-7 हज़ार बैंक में होता था, बाकी तो एडजस्ट हो जाता था। तो इट मे बी ऑन रिकॉर्ड, आप बैंक अकाउंट से चेक कर सकते हैं कि उस वक्त कलेक्शन क्या था, उससे पहले कितना जमा था, उनके टाइम में कितना जमा था, और अब कितना जमा हो रहा है। मोर देन 1 लाख का कलेक्शन पर डे है।
उसका हिसाब होना चाहिए, उसकी प्रॉपर रसीद देनी चाहिए जिनसे पैसा ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो इस सब से जो मैसेज आता है, और जो यूनिवर्सिटी में लोग काम करते हैं, दूसरे टीचर्स या नॉन टीचिंग स्टाफ, जब वो देखते हैं कि एक तरफ हमारे भाई इस तरह कमा रहे हैं और एक तरफ वो काम रात दिन कर रहे हैं और उन्हें कोई सैलरी के अलावा कोई वो नहीं, तो उससे आपस में रिजेंटमेंट होता है। तो ज़रूरी है कि इस तरफ भी ध्यान दिया जाए। अब आइए हॉल्स के ऊपर, हॉल्स ऑफ रेजिडेंसीज। यूनिवर्सिटी में 17-18 हॉल्स ऑफ रेजिडेंसीज हैं। ऑन एवरेज 1000 के करीब बच्चे होते हैं एक हॉल में, 7-8 वार्डन होते हैं, एक प्रोस्ट होता है, उसका इंडिपेंडेंट ऑफिस है। मैं भी 4 हॉल का प्रोस्ट रहा हूँ। मैं हाजी हसन हॉल का रहा हूँ, मैं सुलेमान हॉल का रहा हूँ, मैं एसएस हॉल नॉर्थ का रहा हूँ, मैं एनआरसी हॉल का रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर भी रहा, कोर्ट का मेंबर भी रहा, और 16 साल तक एकेडमिक काउंसिल का मेंबर भी रहा। आई नो द वर्किंग। तो जो हॉल्स में है, बच्चों से कलेक्शन होता है, उससे खाना, उसका कोई ऑडिट नहीं। हाल ये है कि प्रॉपरली मेंटेन, हिसाब भी मेंटेन नहीं किया जाता। मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, ये मेरे वक्त की है, मैं हॉल का था। जस्ट आफ्टर 2-3 मंथ्स मैंने कहा भाई कलेक्शन पर डे का इतना होता है, कहाँ एंट्री है दिखाइए। तो रजिस्टर आया, एक बड़ा मोटा रजिस्टर, इतना बड़ा। उसमें मैंने 1-2 पेज चेक किए, तो 2 चीज़ पहले देखने में आई कि टोटल उस पेज पे जो एंट्री है वो मान लिया 2,60,000 है, और नीचे लाइन खींच के लिखा रखा है 1,80,000, और किसी के सिग्नेचर नहीं है। और ये भी एंट्री होती है कि वो पैसा किस दिन जमा हुआ, मान लो 6-6 महीने बाद वो बैंक में जमा हुआ। तो खैर मुझे शक हुआ, मैंने सिर्फ अपने से पहले पोस्ट का चेक किया। उससे पहले मैंने, ना मुझे ज़रूरत थी, ना मुझ पर टाइम था, ना मैं टू बी वेरी फेयर इसका ठेका लिया कि मैं रिफॉर्मर हूँ। लेकिन जब देखा तो तकरीबन आपको ताज्जुब होगा, 6-8 महीने का चेक जो कहा 9 लाख का डिफरेंस आया, और रजिस्टर के ऊपर किसी के सिग्नेचर नहीं है। और कौन कलेक्ट करता था एंट्री, वो था एक डेली वेजर। तो मैंने तरकीब से जो असिस्टेंट, यानी एलडीसी होता है, यूडीसी होता है, फिर असिस्टेंट, उसके बाद सेक्शन ऑफिसर, तो जो असिस्टेंट अकाउंट्स था हॉल में, मैंने उससे कहा कि देखो ये तो बड़ा गजब है, फंस जाओगे भाई, इस पर तो साइन होना चाहिए। तो पहले तो मैंने कहा उस डेली वेजर जिसने एंट्री की उसके साइन कराइए हर पेज पे, और उसके बाद आप उसे आप करिए। वो जब मैंने करा लिया कि मैंने बताया कि 9 लाख का ये फ़र्क आ रहा है, और जुलाई में जो पैसा कलेक्ट हुआ वो फरवरी में बैंक में जमा हो रहा है। वाई इज दिस? नोटिस दिया, वाइस चांसलर साहब के पास गया, मगर साहब आप ये बताइए, ये पैसा वसूल करना है या उसकी सर्विसेज लेनी है? सर्विसेज तो वो डेली वेजर है, कल से छुट्टी कर दीजिए, लेकिन पैसा चला जाएगा। तो उन्होंने, चूँकि लोग जाके कहते शमीम साहब ने दबा दिया, तो उन्होंने कहा नहीं ये पैसा क्या वसूल हो जाएगा। मैं कहा मैं बुक कर दूँगा। तो उन मोहतरम ने, डेली वेजर ने, एक घर खरीदा था, आधा उसे बेचा, 5 लाख मैंने साथ के साथ जमा कराया, और 4 लाख के करीब इंस्टॉलमेंट बने, और वो पैसा वापस हुआ। उसी हाल में एक दूसरे पोस्ट आते हैं जो वाइस चांसलर बनने के भी ख्वाब देखते हैं। मोर देन 60 लाख उन्होंने एज एडवांस विड्रॉ किया, काम हुए नहीं, बिल्स पे साइन हो गया, बवंडर मचा, इंक्वायरी बैठी, लेकिन वही मामला कि दबा दिया जाए भाई, बदनामी होगी। उन्होंने रिजाइन कर दिया, वो हॉल अपने जाके डिपार्टमेंट में चेयरमैन बन गए, और पिछले उसमें वो लाइन में थे कि मैं वाइस चांसलर एमयू का बन जाऊँ।
और वो साहब एक अब से कोई 40 साल पहले एक प्रोफेसर थे जो उनके बॉस भी थे, उनका बच्चा इंजीनियरिंग में बैठ रहा था तो उसे नकल कराते हुए भी पकड़े गए थे। ये हाल है हमारे टीचर्स का। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें, उन्हें कोई रेस्पॉन्सिबल जगह ना दें। आप ये नहीं कि उनका जॉब ले लें, लेकिन इस तरह की जगह उन्हें ना दें जहाँ सख्ती की ज़रूरत है, ईमानदारी की ज़रूरत है, एक सिस्टम को चलाने की ज़रूरत है। ये चाहिए। वाइस चांसलर पे चूँकि यूनिवर्सिटी में ग्रुपिज्म है, रीजनलिज्म है, कास्टिज्म है, तो दबाव पड़ते हैं डिफरेंट सेक्शंस के और उसके बेसिस पर ये प्लेजर पोस्ट दी जाती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कॉम्पिटेंट है, जो काम कर सकता है, आप उसे पोजीशन दीजिए। उसी तरह से एक और केस मैं आपको बताऊंगा, वेरी इंटरेस्टिंग, कि यूनिवर्सिटी खुली अप्रैल 2022 में कोरोना के बाद, और फरवरी और मार्च में जबकि हॉल बंद था, कोई लड़का अलाउड भी नहीं था हॉस्टल में रहने के लिए, मोर देन 100 सिलेंडर्स आते हैं, जबकि हॉल में सिर्फ 35 सिलेंडर है, लेकिन 60 की सप्लाई हुई है। वो बाद में जब बिल आया तो प्रोस ईमानदार थे, उन्होंने कहा मैं इसका पेमेंट नहीं करूँगा, ये तो आइन इंक्वायरी एस्टेब्लिश हो गया। और इसी तरह से 50 केसेस में इंक्वायरीज हुई हैं। अब से नहीं, अब से 40-50 साल से यही चल रहा है। एक टाइम पास किया, इंक्वायरी की रिपोर्ट आ गई, उसे बंद कर दिया, नो एक्शन। तो करप्शन कैसे रुकेगा? यही नहीं, एक 4th ग्रेड एम्प्लॉय से एक 4th ग्रेड एम्प्लॉय दूसरे डेली वेजर 4th ग्रेड से 12 लाख लेता है उसके किसी भाई को अपॉइंटमेंट कराने के लिए। उसने FIR की, यूनिवर्सिटी को लिखा, इंक्वायरी हुई, दोनों ने एग्री किया कि हाँ लेन देनवार, ये भी दिखाया इतना पैसा इन्होंने मुझे दिया, दोनों ने साइन किया कि हाँ मैंने इतना दिया, इतना नहीं इतना दिया था। लेकिन वो बोलते हैं किसी और मकसद से दिया था, बाद में कंप्रोमाइज़ हो गया, जबकि ये एस्टेब्लिश हो गया कि लेन देन हुआ। डेली वेजर को तो हटाने में कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं हटाया गया, स्टिल वर्किंग। आपको मालूम है जनरल साहब जमीरुद्दीन शाह, नो डाउट ही वॉज वेरी वेरी ऑनेस्ट, ही वॉज वेरी सिंपल पर्सन, लेकिन यूनिवर्सिटी में तो माफिया है। वाइस चांसलर को काम ही नहीं करने देते, घेराव कर लेते हैं। अगर वीक वाइस चांसलर तो बेचारा दब जाता है। नसीम साहब के ज़माने में क्या हुआ, उन्हें वक्त से पहले छोड़ के जाना पड़ा। महमूदुर रहमान जैसा स्ट्रॉन्ग आदमी, उस पर भी इतना दबाव था जाने से पहले कुछ गलत काम कराने का कि वो भी रात में छोड़ के बगैर बताए चले गए यहाँ से। तो ये सब चीज़ें कैंपस में हो रही हैं, एंड कम्युनिटी शुड नो। पूरी दुनिया में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ओल्ड बॉयज हैं, एलुमनाई एसोसिएशंस हैं, और वो बेहद प्यार करते हैं, बेहद ख्याल रखते हैं, बेहद मदद करना चाहते हैं। लेकिन हमारा हाल ये है, जो मदद हमारे ओल्ड बॉयज करते हैं, वो जो पैसा डोनेट करते हैं, उसका ऑडिट नहीं होता है, लिहाजा उसे मनमानी तरीके से हम खर्च करते हैं। जैसे एक एग्जांपल दूँ, जो यूसुफ साहब हैं लुलू वाले, वो आए, उनकी वाइफ आई, उन्हें बुलाया यूनिवर्सिटी ने, उन्होंने 5 करोड़ उस वक्त, अब से 20 साल पहले, ठीक है, अब्दुल साहब के ज़माने में शायद था, 5 करोड़ लड़कों के लिए स्विमिंग पूल के लिए दिया, उनकी बीवी ने लड़कियों के लिए दिया। स्विमिंग पूल बना, जैसे चला, वो 6 महीने भी नहीं चला, पूरा पानी नीचे उतर गया, और लोगों का असेसमेंट है कि उसमें 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं लगा था, 5 करोड़ का बिल बना। तो ये बात तो पब्लिक में आती नहीं, ये तो समझते हैं कि ये तो दबी रहेगी, जो चाहे करते रहिए। नहीं, जो अगर किसी ने चैरिटी में भी दिया है, आपको ओल्ड बॉयज दे रहा है या कोई बाहर से दे रहा, तो आपका ईमान ये होना चाहिए कि उसे ईमानदारी के लिए जिस पर्पज से दिया है उसे उसी तरह से इस्तेमाल करें। अब आइए आगे हॉल्स में। इस वक्त जो इत्तला है
कि मोर देन 2000 बच्चे आउटसाइडर जो कि स्टूडेंट्स भी नहीं है एएमयू के, वो रह रहे हैं। और जो बेचारे दाखिले हुए जिन्होंने फीस जमा की, हॉल अलॉट हुआ, वो बाहर किराए पर रह रहे हैं। चूँकि उनका कोई माई बाप यहाँ है नहीं, कमरा अलॉट प्रोस या वार्डन के बस का नहीं, लड़के जिसे चाहते हैं उसे रखते हैं, उसे ताला लगाते हैं। और यही नहीं 2000 से ज़्यादा लड़के पूरी यूनिवर्सिटी में इलीगली रह रहे हैं, खाना भी खाते हैं। और जो चार्जेस डाइनिंग हॉल के एक्सेस आते हैं, जो बेचारे रेगुलर बच्चे हैं, वो सब उनके ऊपर सर पे पड़ता है, क्योंकि जो इलीगली रह रहे हैं ये एक पैसा ना देते हैं। और सब प्रोस्ट की नॉलेज में है ये, ऐसा नहीं है लोग जो ये कहते हैं मेरे यहाँ इलीगल नहीं, वो झूठ बोलते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, जब हमारे वाइस चांसलर हामिद अंसारी साहब आए, मैं उस वक्त प्रोस्ट था सुलेमान हॉल का। आते ही पहले उन्होंने मीटिंग की प्रोस्ट की और पूछा हर हॉल की प्रोस्ट से कि आपके यहाँ कितने इलीगल हैं। आपको ताज्जुब होगा, उस वक्त 14 के करीब हॉल्स थे। सब ने कहा कि हमारे यहाँ कोई इलीगल नहीं है। जब मेरा नंबर आया, मैंने कहा कि साहब इस वक्त 80 इलीगल हैं, लेकिन 200 थे, 120 मैंने कम किए। और ये जितने पड़ोस बैठे सब झूठ बोल रहे हैं, इनके यहाँ सबके कहिए तो मैं कमरा भी बताऊं किसमें इलीगल है, इलीगल रह रहे हैं। तो देखिए, मेरा कहना ये है कि नो डाउट पड़ोस कोई पुलिसमैन नहीं, उसे भी अपना डर है और उसके साथ कुछ भी बुरा हादसा हो सकता है। लेकिन अगर उसमें हिम्मत नहीं है सब करने की, तो वो प्रोस्टी ना करे। प्रोस्टी तभी करे जब कुछ ना कुछ तो चले। और ये पहला कदम, आई कॉन्ग्रेचुलेट दिस वाइस चांसलर, प्रेजेंट वाइस चांसलर, अगर वाकई ये ईमानदारी से इम्प्लीमेंट हो गया। इन्होंने ये स्टेप लिया है, स्टैंड लिया है कि 15 जून तक सारे हॉल्स को खाली कराया जाएगा और नए सिरे से सबको अलॉटमेंट होगा। ये काम पूरी मैं समझता हूँ पिछले 50 साल में सिर्फ पीके अब्दुल अजीज़ साहब ने किया था। और उस वक्त आपको ताज्जुब होगा, अराउंड 1000 to 1500 लोगों को बाहर निकाला गया था। 1000 का मतलब एक हॉल जो 30-40 करोड़ में बनता है, एक हॉल की एकोमोडेशन उन्होंने प्रोवाइड की इलीगल को निकाल कर। तो इस वक्त भी अगर 2000 बच्चे निकलते हैं और सही स्क्रीनिंग होती है, तो जो नए बच्चे आ रहे हैं जिनका फ्यूचर बनना है, एज कम्पेयर टू दो जो पीएचडी करके या फेल हो रहे हैं, इलीगली रह रहे हैं, उनका तो जो होना तो हो चुका। और बाहर के कंट्रीज में तो ये होता है कि फर्स्ट ईयर में वो सिर्फ हॉस्टल देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आप बाहर ढूंढिए, बाहर रहिए। फर्स्ट ईयर के बाद वो हॉस्टल में नहीं देते जगह। तो यहाँ पर ये इनका बहुत बड़ा कदम है, प्रोवाइडेड ये इसमें सक्सेसफुल हों और इसे प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट कर सकें। और अगर ये कर देती हैं तो ये समझिए कि एक बहुत बड़ा काम होगा और 5 साल तक बड़ी आसानी ने रहेगी। और अगर इसे ना कर पाई तो सर्टेनली फिर वो बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी में एक नहीं हज़ारों है। उसके बाद आप आइए अपॉइंटमेंट्स, उनमें करप्शन। जो मैंने कहा, जनरल साहब तो बेहद नेक और शरीफ आदमी थे, लेकिन उनके साथ कुछ लोग सभी जानते हैं, उनका नाम भी नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सब, कि 60 अपॉइंटमेंट कर दिए बगैर एडवर्टाइजमेंट के, बगैर रिटन टेस्ट के, असिस्टेंट्स के। और असिस्टेंट कौन होता है? ये नॉन टीचिंग है। पहले होता है एलडीसी लोअर डिवीज़न कलर, फिर होता है यूडीसी अपर डिवीज़न कलर, उसके बाद असिस्टेंट, उसके बाद सेक्शन ऑफिसर। तो जस्ट इमेजिन 3rd पोजीशन पर उन लोगों तक का अपॉइंटमेंट हुआ जिन्हें टाइपिंग तक नहीं आती थी। और जहाँ तक मेरी इत्तला है, अच्छा बड़ा लेन देन हुआ उसमें। ये बात उस वक्त भी उठाई, एक साहब हाई कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट से कुछ लिखा गया, लेकिन उसे लिपा पोती करके वो हो गया। तो अपॉइंटमेंट करने में कोई बुरी बात नहीं, अपॉइंटमेंट तो करने हैं। अगर
एक पोस्ट है आपकी जो यूजीसी से अप्रूव्ड है तो उस पर तो अपॉइंटमेंट करना है, लेकिन जो डिजर्विंग है उन्हें आप जॉब दीजिए। आप इस तरह से ना करें। वही टीचिंग स्टाफ में हो रहा है कि बाय एंड लार्ज जो गेस्ट फैकल्टी हैं, मेजर जो टीचिंग लोड है वो उन्हें दे दिया जाता है चूँकि वो मजबूर हैं, और बाकी लोग उस तरह से सब नहीं, बाय एंड लार्ज। जैसे मेडिकल कॉलेज में तो ये मुमकिन ही नहीं कि वो काम ना करें। वो तो मैं समझता हूँ बाकी यूनिवर्सिटी से 4 to 5 टाइम ज़्यादा काम उन्हें करना पड़ता है और कर रहे हैं, जबकि वहाँ रोज़ाना हंगामे भी खड़े कर देते हैं लोग जा कर के। तो ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। तीसरी चीज़, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि बाज फैमिली के पिछले 10 साल में 20-20 और 30-30 लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ। पहले क्या हुआ करता था, अब से 40 साल पहले के 30 साल पहले 4th ग्रेड एम्प्लॉय की अगर कोई जगह खाली हुई तो जो हेड ऑफ द सेक्शन या डिपार्टमेंट या टीचिंग हो, नॉन टीचिंग, तो वो वहाँ से रिकमेंड करता था कि ये नाम है, ये क्वालिफिकेशन, इसका अपॉइंटमेंट उसकी जगह कर दिया जाए। लेकिन बाद में ये त्यौहार नहीं साहब, ये सेंट्रलाइज्ड होंगे, तो वो अपॉइंटमेंट वहाँ से होके आते हैं। और करप्शन की लिमिट ये है कि पोस्ट है कॉस्ट्यूम डिज़ाइन एंड ड्रेस मेकिंग में, वुमेंस पॉलिटेक्निक में है ये कोर्स, और जो टीए अपॉइंट किए जा रहे हैं वो है प्रोफेशनल कोर्स, कोई मेडिकल लाइन का। तो जाहिर है ऐसे लोग जब भी कभी रेगुलर सिलेक्शन कमेटी होगी या एडवर्टाइजमेंट होगा, कैसे आप इन्हें परमानेंट करेंगे? तो आपने उनके साथ जस्टिस नहीं की, इनजस्टिस की। उन्हें ऐसी जगह अपॉइंट करते जहां वो बाद में रेगुलर होने में उन्हें आसानी होती। और यही वजह है कि जो 2-3 हज़ार हमारे नॉन टीचिंग वाले बेचारे गरीब लोग परेशान हाल, उन्हें आप रेगुलर नहीं कर पा रहे और ना कर पाएंगे। ये मैंने आपसे 2 साल पहले भी कहा, 1 साल पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ। आप मुस्तकिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग कर ली, फला की कर ली, ये हो गया, वो लिख दिया, वो, इससे कुछ नहीं होना। जो प्रोसीजर है वो तो कुछ हद तक फॉलो करना ही पड़ेगा। हाँ, उसमें प्लस माइनस होता है, इस चीज़ को वेटेज देना भी चाहिए कि एक आदमी हमारे पास 10 या 20 साल से काम कर रहा, उसे प्रेफरेंस दें आप, इसमें कोई गलत नहीं। लेकिन चूँकि आपने तो ऐसे लोगों का अपॉइंट किया जो जिनकी वहाँ क्वालिफिकेशन फुलफिल होती ही नहीं, तो उससे क्या हो रहा? वो बेचारे गरीब, जिनमें काफ़ी लोग ऐसे हैं शायद पैसा ही दे करके उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, दे आर इंटर्नल। तो इसलिए ज़रूरी है कि सब लोग बैठें और इस तरह के इश्यूज़ को आप कोशिश करें, उसे हल करें। अब आइए, प्रॉक्टर ऑफिस हो गया। नॉट ओनली दी प्रॉक्टर ऑफिस में पोस्टिंग के लिए कि मुझे कहाँ जा मेरी ड्यूटी लगे, उसके लिए भी जैसे पुलिस में होता लेन देन चल रहा है। ये बात किसी से छुपी नहीं, ये बात जो वहाँ लोग काम करते हैं उन्हीं का बताया हुआ है। कहिएगा तो कभी मैं नाम भी बता दूंगा, मैं यहाँ नहीं बताना चाहता। तो क्या प्रॉक्टर ऑफिस ऐसे ही चलता है? क्या आज तक जो लड़के गेट के ऊपर बैठ जाते हैं, 2-2 1-1 महीना बंद रखते हैं, आपकी कभी हिम्मत हुई कि उन्हें जाके मोहब्बत से समझा करके उनसे गेट खुलवाएं? बच्चों की भी गलती है कि गेट तो इसलिए बंद किया जाता है कि लोगों को परेशानी हो और वो फिर आपकी बात को सुने, समझे और आपके साथ खड़े हों। लेकिन लोग ऐसा तो नहीं करते। टीचिंग में वो दूसरे रास्ते से निकलते जाते हैं। परेशानी ज़रूर होती है, बट नोबडी फील्स कंसर्न। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि गेट को बंदना, बल्कि एक जगह होनी चाहिए। प्रोटेस्ट करना बच्चों का राइट है। अगर कोई गलत हम कर रहे हैं तो उनका राइट है कि वो क्रिटिसाइज भी करें और अपना सही बात को रखें भी, और आपकी जिम्मेदारी कि आप सुने भी। ये नहीं कि स्टूडेंट है तो हम उनकी सुनेंगे नहीं। अब आइए, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, करप्शन इन कंट्रोलर ऑफिस।
उसूलन कंट्रोलर का काम है एग्ज़ाम कराना, और कंट्रोलर जो होता है वो डीन से ऊपर नहीं होता। एकेडमिक्स में डीन इज़ द हाईएस्ट पोजीशन। तो अपनी फैकल्टी के मामलात को डीन विद द चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट मिलकर के वो तय करे, ना कि कंट्रोलर ऑफिस उनके ऊपर इम्पोज करे। हाँ, जो वो तय करें उसकी अगर आपको रिकॉर्ड सेंट्रलाइज रखना तो वो कॉपी आपको भेजें। आप तो एग्ज़ाम भी सही नहीं करा पा रहे हैं। मेरी आज की इत्तला है कि एक असिस्टेंट प्रॉक्टर जो खुद भी डेली वेजर है यानी गेस्ट फैकल्टी है, एक तो उस बेचारे की हैसियत क्या, वो क्या स्टैंड ले लेगा, किसे नाराज़ कर देगा, कल को आप उससे दुश्मनी करेंगे। आज मास कॉम में जो पूरा वायरल हो रहा है, मैंने भी देखा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नकल कराते हुए पकड़े गए। एक तरह से मोबाइल से लड़के कर रहे थे, उन्होंने मोबाइल एक्सचेंज जब ले लिया वहाँ इन्विजिलेटर, तो ही वाज ट्राइंग टू एक्सचेंज, जो कोई प्रूफ ना रहे। और पहले भी हुआ, टीचर्स ने एंट्रेंस टेस्ट हो रहा, 100 सवाल हैं, किसी का ए सही है, किसी का बी टिक करना, किसी का सी, एक छोटी सी सिर्फ 1 इंच बाई 1 इंच पे लिख दिया, 1 का ए, बी का डी, सी का बी, और स्लिप दे दी, और लड़का एंट्रेंस टेस्ट में सेलेक्ट हो गया। तो इस तरह के टीचर्स के खिलाफ भी अगर कोई भी हो, एक्शन होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उन्हें और रेस्पॉन्सिबल पोजीशन दे दी जाती है। तो जो मैं कंस्ट्रक्शन की बात कह रहा था कि वहाँ भी ज़ाहिर है देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्टाफ, जेई हैं, एई हैं, यूनिवर्सिटी इंजीनियर है, तो या तो काम बहुत ज़्यादा है, मॉनिटरिंग नहीं कर पाते। लेकिन जो काम होता है, आई हैव सीन इट, कि बाज़ जगह रिपेयरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, मेंटेनेंस के ख़ास तौर से, जितने में काम हो सकता है उसके 4-4 गुना में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। जो काम 50,000 में हो सकता है उसे 2-2 लाख में दिया गया है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में पूरा हिंदुस्तान इसी पर चल रहा है कि एक ख़ास परसेंटेज है वो देता है, वो एक तरह से वो तो एक रेगुलर है, लीगल है। तो आदमी अगर उतना ले रहा है, मैं उसे जस्टिफाई तो नहीं करूँगा, लेकिन वो माहौल है, पूरे मुल्क का है, सिर्फ यूनिवर्सिटी का नहीं, वो आई डोंट हैव मच टू से। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वालिटी काम के नीचे आ जाए, और जो कॉन्ट्रैक्टर वायदा करे, लिख कर के दे कि ये इस क्वालिटी की चीज़ें लगाऊंगा, उसे ना लगाए, तो ऐसी चीज़ों को अप्रूव नहीं किया जाना चाहिए। तो इसमें भी ज़रूरत है कि काम हो। अब आइए प्रॉपर्टी। महमूद रहमान वो वाइस चांसलर था जो कि एक IAS तो था, लेकिन IAS उस जैसा बहुत कम पैदा हुआ इंडिया में। दबंग आदमी था, बहादुर आदमी था। हमने शायद उनकी वैल्यू को उतना जो वेटेज देना चाहिए नहीं दे पाए। उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की यूनिवर्सिटी की ज़मीनों को बचाया। मैं भी एक दो बार साथ हुआ, रात के 1-1 बजे जा कर के वो राउंड लेते थे और ख़ुद तोड़ फोड़ में हिस्सा लेने लग जाते थे बच्चों के साथ कि इसे तोड़ो, ये इलीगल है। दूसरी तरफ ये कि लोग कब्ज़ा कर रहे हैं, और जो हमारा लोग हैं जिसे ये बचाना चाहिए वो उनसे मिल जाते हैं, कब्ज़ा करने वालों के। कोर्ट में केस हो जाता है, यूनिवर्सिटी का केस वीक कर देते हैं, वो हार जाते हैं, वो कब्ज़ा कर लेते हैं। ये एक नहीं, ये 50 केस हैं, और सैकड़ों प्रॉपर्टीज़ यूनिवर्सिटी की लोगों के कब्ज़े में है, या तो औने पौने दे करके उन्होंने अपने नाम करा ली, या उन्होंने कब्ज़ा कर लिया वैसे ही, और कुछ लेन देन हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं, चल रही हैं, इसे रोकने की ज़रूरत है।
एक्शन लेने की ज़रूरत है। सब कुछ तो ठीक नहीं हो सकता, मुल्क का हाल यही है, लेकिन जितना भी हम कर सकते हैं। आप अपने को कहते हैं माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, हम माइनॉरिटीज़ हैं, मुसलमान हैं, तो आपको तो औरों से बेहतर होना है। उनके पास तो मोर देन 200 यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, आपके पास तो 2 या 3 ही हैं। कायदे से तो 2 हैं, जामिया और अलीगढ़। बाकी जो है, चाहे इंटीग्रल हो, चाहे जामिया हमदर्द हो, वो तो प्राइवेट लिमिटेड है, वो तो एक बिजनेस है। तो उन्हें एक मुस्लिम्स की यूनिवर्सिटी कहना बिल्कुल गलत है। जितना पैसा लेकर के वो आपको एजुकेशन दे रहे हैं, इतनी तो आप कहीं भी अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में इंडिया में जा कर के पैसा देकर दाखिला ले सकते हैं। आपके लिए कोई वहाँ कंसेशन नहीं। तो इन यूनिवर्सिटी को बचाना है तो आपको सिर्फ खाना पूरी नहीं करनी, बल्कि हर एरिया में औरों से डिफरेंट अपने को प्रूव करना पड़ेगा। तो ये मुझे कहना है। थैंक यू वेरी मच।